Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study environmental protection. Now, start the lecture and understand what is environmental protection. See, environmental protection एक ऐसी प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, राइट, जिसके द्वारा हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, बाय इंडिविजुअल एफर्ट्स के द्वारा, राइट, या फिर डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस के द्वारा. साथ ही साथ दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट, इन एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो बताना पड़ेगा. साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है वो बताना पड़ेगा, राइट, और ये जो इनिशिएटिव्स है, राइट, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए उसका हम रीजन भी दे सकते हैं, राइट. इफ वी इंक्लूड दीज डिफरेंट 5 पॉइंट्स देन डेफिनेटली हमारा जो आंसर है और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही क्या होगी, बेहतर होगी, राइट. तो यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या होता है, राइट. सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस और practice of protecting natural environment by individual efforts, right, different initiatives by organizations and implemented legislations by the government, right. और environmental protection के objectives क्या है, right. So the objectives of environmental protection are to conserve natural resources of the कंट्री. और हमारी कंट्री में जो भी फॉरेस्ट कवर है, रिवर्स है, राइट, जो फ्लोरा है, फोना है, राइट, उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना. साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट है, विच मींस हमारी कंट्री की जो राइट इकोलॉजी है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, साथ ही साथ जो क्लाइमेट है, रिवर्स है, एटमॉस्फेयर है, उसको भी प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, या हम इनडायरेक्टली कहें तो पॉल्यूट ना होने देना. एंड वेयर पॉसिबल रिपेयर द डैमेज फॉर द इन्वायरमेंट, विच मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे सॉइल में, राइट, सॉइल में, उसके साथ ही साथ वाटर में जो पॉल्यूशन हो चुका है, राइट, जो डिग्रेडेशन हो चुका है उसको रिपेयर करना. साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से एनवायरनमेंट को लॉस होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, इस ट्रेंड को भी क्या कर देना, रिवर्स कर देना. नाउ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का सबसे इफेक्टिव वे क्या है, तो वो है एनवायरनमेंटल लेजिस्लेशंस. क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, राइट. तो यदि हम डिफरेंट जो लॉस हैं या डिफरेंट एक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर दें और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बैन कर दें या डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन कर दें, तो ऑब्वियसली सॉइल है, वाटर है या एयर पॉल्यूशन रुक जाएगा और इन एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. सो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट is implementation of various legislation, various laws and various acts, right. And these environmental legislations, laws or acts can be local, regional, national और international levels. अब environmental protection के बारे में जो सबसे ज्यादा अवेयरनेस लाई गई है वो किसके द्वारा लाई गई है, डिफरेंट एनवायरमेंटलिस्ट्स के द्वारा, डिफरेंट मूवमेंट्स के द्वारा और स्कॉलर्स के द्वारा. सिंस 1960s different environment movements have been created awareness of the multiple environment problems to save the environment. और इन मूवमेंट्स के चलते हुए ही हमारी कंट्री के जो पीपल हैं, राइट, जो सिटीजन हैं वो अवेयर हुए हैं, राइट, एंड everybody is trying to conserve और protect the environment, right. तो इस तरीके से environment जो प्रोटेक्ट है वो बहुत ही जरूरी है. अब इस सेगमेंट में हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, जैसे वेरियस एनवायरमेंटल बॉडीज एट नेशनल लेवल, राइट.
तो ऐसी बॉडीज जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रही हैं, राइट, तो नेशनल लेवल पर कौन कौन सी बॉडीज हैं, राइट, देन इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो है वर्क कर रहे हैं, राइट, देन क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से लॉज हैं, समिट हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, उनको पढ़ेंगे, राइट, देन जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे मिटिगेशन हो जाएगा, एडाप्टेशन हो जाएगा, राइट, रेड प्लस प्लस हो जाएगा, राइट, इस तरीके की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको पढ़ेंगे, और डिफरेंट हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, राइट, जो डिफरेंट समिट्स हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, और इसके साथ ही यहाँ से डिफरेंट जो है 3 मार्कर के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 3 मार्कर के क्वेश्चन में तो कोई सा भी जो है नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, राइट, सिंपली वो आपको दे देंगे, जैसे यूएनईपी, ये पीएससी में पूछा गया है, व्हाट इज यूएनईपी, राइट, व्हाट इज वर्ल्ड इंटरनेशनल, राइट, then Forest Survey Institute of India. So these type of organizations may be asked as a 3 marker question. वहीं अगर हम 5 मार्कर की बात करते हैं तो पूछे जा सकते हैं कि what are the different organizations या bodies working to protect the environment at international level. तो फिर आपको कम से कम 5 या 6 बॉडीज, उनके एस्टेब्लिशमेंट और उनके ऑब्जेक्टिव्स को लिखना पड़ेगा, राइट, या 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट, what are the different bodies or different organizations working to protect the environment, right, या फिर पूछा जा सकता है कि what are the different initiatives taken at the national or international level to fight against climate change. इससे 11 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओजोन लेयर से जो है 5 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Therefore, this topic is the most important topic, right? Now, जो जितने भी नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनको पढ़ते हैं, और इनमें से जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, right? So you have to keep in your mind where is the headquarter of that organization, right? When this organization has been established in India, and what is the characteristics, objective or different characteristics of that organization, right? So let's study various national organizations related to protect the environment. The first is Bombay Natural History Society, right? So Bombay Natural History Society का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1883। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? इसका ऑब्जेक्टिव है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? और इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? ग्रेट हॉर्नबिल हो जाएगा। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, established in 1883, and this is the largest NGO in India for the conservation of biodiversity, and the symbol of Bombay Natural History Society is Great Hornbill. Then second क्या हो जाएगा यहाँ पर? Botanical Survey of India। तो इसका जो नाम है ये itself हमको ये बताता है कि ये क्या करता है? सर्वे करता है, और किसका? बॉटनिकल। तो बॉम्बे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, एस्टेब्लिश्ड इन 1890, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड फ्लोरल स्टडीज, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916, और ये जूलॉजिकल अर्थात जो हमारे जूलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, राइट, उनको एक्सप्लोरेशन करता है, राइट, सर्वे करता है, और क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो एक्सप्लोरेशन, सर्वे
और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जूलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये ऑब्जेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक्स किसका हो जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, जो कि हेडक्वार्टर्ड है कहां पर, चेन्नई में, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका नाम ही क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड। मतलब ये हमारे इंडिया में एनिमल वेलफेयर के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनिमल्स को एक तरीके से एनिमल्स को परेशान किया जाता है, राइट, एंड एनिमल्स की जो पोचिंग होती है, उनको हंट किया जाता है, राइट, उसको रोकना, राइट, साथ ही साथ ये उनके वेलफेयर के लिए क्या करता है, वर्क करता है, राइट। सो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया is headquartered in Chennai, established in 1962. It is a statutory body, right, or statutory advisor to government of India for animal welfare. Next क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या हो जाएगा, इंडिया। तो आपको पता होगा कि WWF इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो है फंक्शनिंग या रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो इंडिया में जो इसका हेडक्वार्टर है, ये इंडिया के रिगार्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, एंड दिस इज वर्किंग फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेरी। अब यहां पर कई जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो इंस्टीट्यूशंस है, उनके आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिए जा सकते हैं, तो इनका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, राइट। 3 मार्कर में कई बार यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द फुल फॉर्म व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। सो टेरी, राइट, T stands for the, right, E stands for energy, R stands for resources, and institute. So the Energy and Resource Institute is headquartered in New Delhi, established in 1974, and this organization promotes environmental and energy conservation and sustainable development, right। तो ये environment प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि जो अवेलेबल या एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट करना कि हमारी जो करंट नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए, साथ ही साथ वो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो अपकमिंग जनरेशंस के लिए भी क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। यदि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अनवाइजली या विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हमारे कई नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल है, वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है बचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा, राइट। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1980, और ये इंडिया का लीडिंग एनवायरमेंटल क्या है, एनजीओ है, राइट, विच वाज फाउंडेड बाय अनिल कुमार अग्रवाल। तो अनिल कुमार अग्रवाल ये हमारे इंडिया के फेमस क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट है, जिनके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। और ये इंडिया का लीडिंग एनवायरमेंटल एनजीओ है, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लोगों को अवेयर करता है, एंड दिस Center for Science and Environment publishes environmental magazine Down to Earth, which is very famous magazine in India. Now, Forest Survey of India, right? So, Forest Survey of India is headquartered in Dehradun, established in 1981. और हमारे इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनका सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट इज आल्सो रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक्यूरेट मानी जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, सैटेलाइट के द्वारा क्या करता है, सैटेलाइट के द्वारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सर्वे करता है, जो कि सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मानी जाती है।
right? Then Wildlife Institute of India. This Wildlife Institute of India is also headquartered in Dehradun of Uttarakhand, established in 1982. और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, राइट, एक चीज आप ध्यान रखें कि जहां पर भी इंस्टीट्यूट होता है वहां पर कोई ना कोई एजुकेशनल एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी जरूर ही होती है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1982, ये एकेडमिक कोर्सेज, राइट, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है किसके लिए? जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च है और मैनेजमेंट है उसके लिए। तो वाइल्ड लाइफ अर्थात हमारे इंडिया में जो जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, राइट, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनकी कैसे रिसर्च की जाए, इसके लिए ट्रेनिंग और एकेडमिक जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल कराए जाते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन सलीम अली ऑर्निथोलॉजी सेंटर, जहां पर किसका? बर्ड्स की स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सो दिस सलीम अली Ornithology Center is established or headquartered in Coimbatore, established in 1990, and this is World Research Institute. Then Central Zoo Authority, headquartered in New Delhi, established in 1992, right? Or this is responsible for protection of wildlife, right? स्पेशली जूस में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, उनका कैसे साइंटिफिक मेथड से प्रोटेक्ट किया जाए, उनका कैसे प्रिजर्वेशन हो, राइट, ये सब कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोर्ड, राइट, और दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1992। जो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोर्ड है, ये एफॉरेस्टेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है, अर्थात जो ट्रीज है उनका प्लांटेशन किया जाता है, प्लांटेशन को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, और इकोलॉजिकल क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। सो दिस नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोर्ड प्रमोट एफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइट, नोएडा, दरअसल ये एनसीआर रीजन में एस्टेब्लिश्ड है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन नोएडा, एस्टेब्लिश्ड इन 1998, और ये जो जितनी भी थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन के लिए क्या करता है? वर्क करता है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस हो जाएगा या साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, अगर उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी वो प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे और नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स भी उस स्पेसीज के क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, राइट, दिस इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। देन हो जाएगा यहाँ पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? केम्पा कहा जाता है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। सो केम्पा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009, राइट, एंड दिस इज अ प्लांटेशन प्रोग्राम। तो दरअसल जो केम्पा है वो क्या है? एक प्लांटेशन प्रोग्राम है, राइट। और ये प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? फंड मैनेजमेंट एंड क्या है? प्लानिंग अथॉरिटी है। अब फंड जो है मैनेज किसके लिए किया जाता है? तो ये उन स्टेट के लिए किया जाता है या उन एक्टिविटीज के लिए किया जाता है जिससे प्लांटेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, या कई बार कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इसके द्वारा फंड किया जाता है, राइट, टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड, राइट, फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा, राइट। कुल मिलाकर नॉन फॉरेस्ट यूज का मतलब क्या हुआ कि कई बार जो है फॉरेस्ट एरियाज में होटल को, रिजॉर्ट को या फिर किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है।
एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स की वजह से। अब ऑब्वियसली कोई भी फैक्ट्री या डैम वगैरह अगर फॉरेस्ट लैंड में, फॉरेस्ट एरिया में क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, फॉरेस्ट रिड्यूस होगा। तो वो जो रिडक्शन हुआ है, राइट, उसकी जगह पर दूसरी जगह पर प्लांटेशन करना, राइट, इसका क्या हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो कंपनसेटरी फॉरेस्ट Fund Management and Planning Authority established in 2009, and this is plantation program to compensate for the loss of forest land for non-forest use. Next, National Biodiversity Authority, right, और इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। This has been established in 2003, headquartered in चेन्नई। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में जो CBD हुई थी, राइट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए ही बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, राइट। सो these were the national organization, these were the various national organizations working for the conservation and protection of environment. Next हो जाएंगे यहाँ पर international organizations related to environmental protection। अब यहाँ से भी जो different 5 मार्कर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे जो ट्रैफिक है ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, ये सब 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, राइट। बट 5 मार्कर में भी जो है कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे IUCN, व्हाट इज IUCN, या व्हाट इज द रोल ऑफ IUCN, राइट, एक्सप्लेन, राइट। सो ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। या व्हाट इज द रोल ऑफ WWF, राइट, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब वो एस्टेब्लिश हुए हैं, उनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। द फर्स्ट इज वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। दिस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1992 and this is working in the field of conservation of birds and their habitats, right। तो चूंकि इसका नाम ही क्या है, वर्ल्ड लाइफ है, तो ये वर्ड तथा उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल established in 1992, known for conservation of birds and their habitat. Then second, IUCN, this is the most important organization, right, we have studied in the previous lecture। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सो IUCN is headquartered in Geneva, Switzerland, right, and it has been established in October 1948। और जो IUCN है वो किसके लिए जाना जाता है, रेड डाटा बुक के लिए जाना जाता है, राइट। सो IUCN रिलीजेस रेड डाटा बुक जिसमें डिफरेंट जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको 9 कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, राइट। जो IUCN है ये UNO का कोई जो है UNO का ये क्या है, ऑब्जर्वर है, राइट। सो दिस IUCN इज द ऑब्जर्वर ऑफ UNO। साथ ही साथ ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ दिस इज आल्सो नोन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, राइट। तो ग्रीन पीस विच इज हेडक्वार्टर्ड इन एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, this has been established in 1971, right, and Greenpeace is an independent global companion organization, right, और ये जाना जाता है किसके लिए, so this is known for promoting environmental protection and development के लिए। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर WWF, so World Wildlife Fund, right,
सो WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज हेडक्वार्टर इन जिनेवा, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। साथ ही साथ इसका जो लोगो है वो क्या है, गेंट पांडा है, राइट। दिस WWF हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1961 और ये एनवायरमेंटल रिसर्च, कंजर्वेशन और रीस्टोरेशन के लिए जो है जाना जाता है। तो एनवायरनमेंट की फील्ड में रिसर्च के लिए, राइट, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए और रीस्टोरेशन के लिए जो है WWF वर्क करता है, राइट। द स्लोगन ऑफ WWF इज फॉर अ लिविंग प्लैनेट, राइट, and WWF is the largest global independent conservation organization working in the field of environmental protection. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। चलिए अब यहाँ पर इसके जो दोनों तरफ है ये ना, ये दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहली समिट हुई थी या कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, 1972 में, और उसको क्या कहा जाता है, राइट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से ही जाना जाता है। आपको पता होगा कि यूएनओ इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएनओ इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ के इनिशिएटिव से ही जनरल असेंबलीज कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1990 जो 72 है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। सो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज का पहला क्या था, लार्जेस्ट इनिशिएटिव था। और मैंने आपको बताया भी था कि इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 ईयर आफ्टर जो है अर्थ समिट क्या हुआ था, 1992 में अर्थ समिट क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, जिसको हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। चलिए तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अब ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी इसके रिजल्ट से ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में, जिसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1972 में, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके रिजल्ट से ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एस्टेब्लिश जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। तो यूएनईपी और यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम is headquartered in Nairobi, Kenya, established in 1972, and this UNEP has been established or formed as a result of the United Nations General Assembly's Conference on the Human Environment 1972 at Stockholm, or we can say that this is the result of Stockholm Conference 1972। और इस यूएनईपी के द्वारा ग्लोबल 500 जो अवार्ड है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो 1973 से ही, राइट, 1973 से ही ग्लोबल 500 अवार्ड, जिसको इन्वायरमेंट का नोबेल भी कहा जाता है, राइट, वो जो है किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, यूएनईपी की द्वारा। साथ ही साथ जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 जून was declared to be celebrated as World Environment Day, right? और World Environment Day को 1972 में क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था, and 5th June is being celebrated as Environmental Day since 1974. Now traffic, right? Now T for the, right, the World Life Trade मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये जिसको शॉर्ट रूप में ट्रैफिक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आपको ये तो पता होगा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, राइट, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए उनकी हंटिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है, फिर
जो एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, चाहे उनके नेल्स हो, हेयर्स हो, राइट, स्किन हो, उसको ब्लैक मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यदि ये जो जितने भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स हैं, इनकी अगर इलीगल ट्रेडिंग को ही क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इलीगल क्यों? क्योंकि कई बार जो मेडिसिन में भी मेडिसिन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट मेडिसिन हैं, उनमें भी कई बार इनका यूज किया जाता है, तो वो एक तरीके से लीगल होता है, राइट। बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इलीगल, राइट। इलीगल क्या हो जाएगी, जो है ट्रेड हो जाएगी। तो इस ट्रैफिक के द्वारा जो है इलीगल ट्रेड को ही क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो द वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1976, right, and this is the joint conservation program of IUCN and WWF, right. First thing, so traffic is the joint conservation program of IUCN and WWF, and this is a non-governmental global network that monitors wildlife and plant trade, right. तो जो इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ का या प्लांट्स का होता है, उसकी मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है, ट्रैफिक के द्वारा की जाती है। देन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1982 and this is known for linking sustainable development with the environment। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस किया जाए तो उससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो सकता है। दिस इज प्रमोटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल वुड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इट्टो, आई फॉर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल ट्रेड, राइट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल वुड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्टो, right, this has been established in 1986 and this is known for the promotion of conservation, management, use and trade of tropical forests, right. Next is IPCC। अगेन यहां से भी जो है 5 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ IPCC फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। तो जो आईपीसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल, राइट। सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड एंड दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1988, राइट। और हमारी जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका असेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है, आईपीसीसी के द्वारा किया जाता है और फिर इस असेसमेंट को रिलीज किया जाता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को जो है रोका जा सके, राइट। सो आईपीसीसी was established in 1988, headquartered in Geneva and Switzerland. This is known for the assessment of threat to climate. This is known for assessment of threat to climate change from human activities. And this IUCN has been established by UNEP and World WMO. Next is United Nations फोरम ऑन फॉरेस्ट। ध्यान रखना अगर एग्जाम में आ जाए तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूएनईपी एंड यूएनएफएफ, राइट। मैं बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है, तो कहीं आप इसको ई और पी जल्दबाजी में ना पढ़कर आप इसको गलत कर दें, राइट। सो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2000, राइट, एंड दिस इज नोन फॉर प्रमोशन ऑफ conservation, management and sustainable development of all type of forest। अब देखिए ये तो क्या है, फोरम ऑन फॉरेस्ट ही है, तो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, राइट, established in 2000 is not for promotion of conservation, management and sustainable development of all type of forests। then क्या हो जाएगा यहाँ पर, coalition against क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो जाएगा, राइट। So, coalition against wildlife trafficking, इसको कब स्टेब्लिश किया गया है, 2005 में।
and this is a coalition based on, right, this is a coalition based on public private collaboration aimed at drawing public and governmental attention to illegal trafficking in wildlife and related products. देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉरेस्ट कार्बन पार्टिसिपेटरी क्या हो जाएगा, फैसिलिटी हो जाएगा, राइट. सो फॉरेस्ट कार्बन पार्टिसिपेशन फैसिलिटी FCPF, जो FCPF है, सो FCPF इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल्स that provides financial and technical support to countries for climate change efforts. तो ऐसे कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनके लिए ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है ये क्या करती है, जो है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट इज वेटलैंड्स इंटरनेशनल, एंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल इज हेडक्वार्टर इन नीदरलैंड्स, राइट, एस्टैब्लिश्ड इन 1996. और जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, दिस इज नोन फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, दैट इज वेटलैंड्स. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट. सो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1974 and World Watch Institute is independent research on global environment concerns, right. Next is World Nature Organization. So जो World Nature Organization है, this is global intergovernmental organization for environmental protection हो जाएगा. तो ये global environmental क्या है, organization है for environmental protection, right. So in this way we have studied various international organizations related to environmental protection, right. Now let's study major conferences related to climate change, right. And in the previous lecture we have studied environmental change, और उस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो जितने भी UNFCCC की जो इंपॉर्टेंट कॉप है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट. सो हम अब इसको जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट. तो मेजर कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. अब देखिए इसको अगर मैं आपको क्रोनोलॉजी, इसकी क्रोनोलॉजी समझाऊं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में क्या हुआ था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972. इसकी जो 20th एनिवर्सरी थी उस पर 1992 में, राइट, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जो थी, रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट जो है हेल्ड हुई थी, अर्थ समिट. और उसी अर्थ समिट में ही क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट, उसी अर्थ समिट में क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए एक कन्वेंशन पर क्या किया गया था, विचार किया गया था. और ये कन्वेंशन जो है एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1994 में, जिसको ही क्या कहा जाता है, UNFCCC, राइट. सो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट, came into existence in 1994, right. और इसके बारे में अगर हम देखें तो हमने अभी समझा था कि जो अर्थ समिट थी, रियो अर्थ समिट 1992 में ही क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो है डिस्कस किया गया था, राइट. और 1994 में UNFCCC को एस्टेब्लिश किया गया था. इसकी जो मेंबरशिप है वो नियर यूनिवर्सल है, राइट. एंड प्रेजेंटली अगर हम देखें, सो नंबर ऑफ द कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन आर 197 कंट्रीज, राइट. इसके जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो कितने हैं, 165 हैं, राइट. बट इसको रेटिफाई कितनी कंट्री कर चुके हैं, 197 कंट्री कर चुके हैं. और UNFCCC के जो मेंबर्स होते हैं, राइट, उनको क्या कहा जाता है, पार्टी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, पार्टी कहा जाता है. तो UNFCCC के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जब उनकी कॉन्फ्रेंस होगी तो उसको ही क्या कहा जाता है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, राइट। और इसमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, राइट, या टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, जो कॉप है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। तो अब हम जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेज है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज बर्लिन कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, बर्लिन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1995 and this is the first conference of UNFCCC। तो UNFCCC की स्टेब्लिश हुआ था 1994 में, और उसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बर्लिन में हुई थी, therefore it is also known as बर्लिन कॉन्फ्रेंस। और बर्लिन कॉन्फ्रेंस वाज एक्चुअली द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, इसीलिए इसको COP1 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। सो क्योटो प्रोटोकॉल or Kyoto Conference was held in 1997 and this is the third COP, right? This is the third conference of the parties of UNFCCC, therefore this is also known as COP third। और जो COP third है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, या एक तरीके से इसके रिजल्ट के अनुसार एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, right? And according to the international agreement of COP3, right, जो जितने भी member countries हैं, right, according to this agreement जो parties हैं वो जो है इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशंस जो रिड्यूशन टारगेट्स हैं, राइट, उसको क्या करते हैं, कमिट करते हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक्ड टू UNFCCC दैट कमिट्स पार्टीज टू इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशंस रिडक्शंस टारगेट, राइट। अर्थात हर एक कंट्री को जो कार्बन एमिशन है उसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, राइट। एंड इट बिकेम फंक्शनल फ्रॉम 16 फरवरी 2005। ये कब से लागू हुआ है, 16 फरवरी 2005 से। इसको क्या कहा जाता है, COP3 कहा जाता है। तो इस एग्रीमेंट में ही कहा गया था कि हर एक देश को जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, कट करने पड़ेंगे, राइट। और यहीं से कार्बन क्रेडिट की क्या हुई थी, जो थी कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट था, तो द कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, देखिए किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया, राइट, के आधार पर, और उसमें जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर उसके पास में कार्बन एमिशन का एक तरीके से क्या होता है, कार्बन एमिशन का एक कोटा होता है जिसको क्या बोला जाता है, कार्बन कोटा, राइट। तो एवरी कंट्री हैज कार्बन कोटा, और उसी कोटे में वो उतना ही कार्बन एमिशन को क्या कर सकते हैं, उतना ही कार्बन एमिशन जो है कर सकते हैं, राइट। यदि कोई कंट्री इस कार्बन कोटे से ज्यादा अगर कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर जो है इकोनॉमिकली क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। किनको, अब देखिए जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे नेपाल है, राइट। अब नेपाल में जो उसका कार्बन कोटा है, नेपाल ने अपने कार्बन कोटे से लेट से 50% कार्बन कोटे का यूज किया, तो मतलब नेपाल के पास में 50% जो कार्बन कोटा है वो अभी बचा हुआ है। और इसी को ही जो है जैसे चाइना है, तो यदि ये अपना 50% कोटा चाइना को बेच दे तो चाइना का जो कोटा है वो भी ऑब्लिगेशन उसका फुलफिल हो जाएगा, और चाइना जब इस कोटे को खरीदेगा तो इसको ही क्या कहा जाता है, इस कंसेप्ट को ही कहा जाता है कार्बन क्रेडिट्स, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि सभी कंट्रीज एक जो है फिक्स्ड कोटे में ही कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि कंट्री अपने कार्बन कोटे से और भी ज्यादा कार्बन एमिशन को कर रहा है, देन ही हैज टू परचेज द कार्बन कोटा फ्रॉम अनदर कंट्रीज, और इस कंसेप्ट को ही क्या कहा जाता है, कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, जिससे मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताया। हो सकता है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो है थोड़ी बहुत अलग हो, बट कंसेप्ट पूरा का पूरा यही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाली कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, राइट। सो जो है
this is the 13th convention, right? This is the 13th convention. Therefore COP13 is also known as Bali conference, held in 2007, and this is known for Bali roadmap, right? अब Bali roadmap क्या है? Bali roadmap is related to climate change. Second thing is that कि बाली रोड मैप में यही मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन जो टर्म्स थी ये फर्स्ट एग्जिस्टेंस में आई थी. नाउ व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन का मतलब ये है कि ऐसी प्रैक्टिस या प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना जिससे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका इमिशन क्या हो, रिड्यूस हो. और एडॉप्टेशन क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जिससे कार्बन एमिशन ये ज्यादा ना हो, अर्थात क्लाइमेट चेंज ना हो. कानकुन कॉन्फ्रेंस, तो 16th कन्वेंशन या कॉप 16 को ही कानकुन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हेल्ड इन 2010. और इसी कानकुन कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिक्लेयर्ड दैट कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट है वो कितनी होगी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, राइट? और वो भी कौन सा होगा, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया. तो पोस्ट इंडस्ट्रियल जो एरा था उससे मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसकी लिमिट जो है डिसाइड की गई थी. और इसमें यह भी कहा गया था कि फर्दर जो कार्बन एमिशन है उसको कट किया जाएगा और जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसकी इंक्रीज लिमिट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रखा जाएगा. और थर्ड थिंग क्या थी कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था, राइट, ग्रीन क्लाइमेट फंड ये एस्टेब्लिश किया गया था कानकुन कॉन्फ्रेंस में ही. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वार्सा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा. तो जो 19th कन्वेंशन था या कॉप 19 को ही वार्सा कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हेल्ड इन 2003, राइट? और इसको पोलैंड की कैपिटल वार्सा में क्या किया गया था, हेल्ड किया गया था. इसकी अगर हम देखें ये क्यों फेमस है, सो दिस इज नोन फॉर द कंट्रीज डिसाइडेड टू क्रिएट एन इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, राइट? क्योंकि कुछ कंट्रीज ने जो कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट था, जो कार्बन क्रेडिट, अब कार्बन क्रेडिट की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको क्या हो रहा था, इकोनॉमिक लॉस हो रहा था. इसीलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को फोकस नहीं किया और क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने जो है कोई दूसरा रास्ता निकाला, राइट? तो जब कार्बन क्रेडिट के लिए कुछ कंट्रीज रेडी नहीं थे तो फिर उनके लिए क्या लाया गया, इंटरनेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हो जाएंगे कि कम से कम चलिए आप खुद तो ये डिसाइड करिए कि आप कितना कार्बन एमिशन को कट करेंगे, राइट? सो द कंट्रीज डिसाइडेड टू क्रिएट एन इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अर्थात हर एक कंट्री अपनी जो कार्बन एमिशन कट करने की जो इंटेंशन है उसको क्या करेगा, उसको क्लियर करेगा. और इसी में ही जो रेड प्लस कॉन्सेप्ट था वो क्या किया गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था. रेड प्लस प्रिपेयर्ड क्या है, ऐसे कंट्रीज जो कार्बन कट को कार्बन एमिशन को कट कर रहे हैं. कार्बन एमिशन अगर कट होगा सो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन डिक्रीज होगा, फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन डिक्रीज होगा तो इकोनॉमिक लॉस होगा. तो रेड प्लस जो कंसेप्ट है इसके तहत ऐसे कंट्रीज जो कार्बन एमिशन को कट कर रहे हैं और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उनको क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक जो है हेल्प उनकी रेड प्लस कंसेप्ट से की जाएगी. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेरिस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा. पेरिस, दिस वाज द एक्चुअली 21st कन्वेंशन, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन कॉप 21, और कॉप 21 को ही पेरिस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, राइट? और इसमें जो जितने भी डिसीजंस लिए गए थे उसमें यह था कि करेंटली जो टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाएगा. So among the decisions taken was to keep the global average temperature increase in this century below 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस सेंचुरी में कितना रखा जाएगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखी जाएगी प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और फर्दर जो टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखा जाएगा. विच मीन्स
जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे, प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम इस सेंचुरी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जो है इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद में सब देशों को ऐसे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे जिसको फर्दर रिड्यूस कितना किया जाएगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दिस इट वाज प्रेजेंटेड अ प्लान टू एक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज फॉर द पीरियड आफ्टर 2020। तो आफ्टर 2020 के बाद में इसको जो है प्रेजेंट किया गया था। मतलब आफ्टर 2020 व्हाट वुड बी द सिचुएशन, उसके लिए ये जो है पेरिस कॉन्फ्रेंस जाना जाता है। देन मराकेश कॉन्फ्रेंस, इसको कॉप 22 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मराकेश सिटी मोरक्को में क्या हुआ था, हेल्ड हुआ था, राइट। और इसमें मराकेश एक्शन डिक्लेरेशन एंड क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, ये मेजर क्या थे, इसके आउटकम थे। उसके बाद में सार्म इल शेख समिट जो कि 2020 में हेल्ड हुई थी, राइट। और इसको ही क्या कहा जाता है, या सॉरी ये कहां पर, सार्म इल शेख इजिप्ट में जो है हुई थी। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, बट कॉप शायद 27 है, एक बार आप चेक कर ले, राइट, क्योंकि मैं थोड़ा भूल रहा हूं। तो शायद ये कॉप 27 था, विच इज द लेटेस्ट। चलिए, नाउ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी तक जो है हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एट नेशनल लेवल, देन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एट इंटरनेशनल लेवल, देन वेरियस कॉन्फ्रेंसेस फॉर क्लाइमेट चेंज, उनको पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ इसको समझने से पहले हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, इफ इंडिया हैज टू ग्रो, तो ऑब्वियसली हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सप्लॉइट कर लें, तो विद इन द स्पैन ऑफ 2 और 3 ईयर्स डेफिनेटली हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारे पास में जितना भी कोल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, जितने भी मिनरल्स हैं, राइट, उनको एक्सट्रैक्ट कर लें, तो इससे हमारी कंट्री आज की पोजीशन में तो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। बट जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए तो चाहे मिनरल्स हों, कोल हों, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें करंट नीड्स को फुलफिल करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट या यूज किया जाता है, तथा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, राइट। सो सिंपली वी कैन राइट आंसर फॉर 3 मार्कर, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग और एक्सप्लॉइटिंग natural resources to fulfill the current needs of the country, as well as also focus on the fact that these natural resources would be available for the upcoming generations। और उसके लिए जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो उसको ही क्या कहा जाता है, अर्थ समिट कहा जाता है, राइट। सो अर्थ समिट और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सो अर्थ समिट और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992। और इसी अर्थ समिट में ही रियो डिक्लेरेशन को क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, राइट। सो रियो डिक्लेरेशन वाज रिलीज्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पहला आउटकम क्या था, रियो डिक्लेरेशन था, साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ ही साथ इसमें एजेंडा 21 एक्शन प्लान भी क्या किया गया था, लाया गया था, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो फर्स्ट आउटकम रियो डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भी, सेकंड बायोडायवर्सिटी के लिए हमें पता है कि बाद में फिर जो है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी CBDP 1992 में आई थी, एंड थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 जो एक्शन प्लान था वो भी इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें 170 कंट्रीज ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। फिर रियो +5 का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स, राइट। तो जो रियो +5 है ये हेल्ड हुआ था 1997 में, और इसमें जो एजेंडा 21 एक्शन प्लान था उसको क्या किया गया था, रिव्यू किया गया था। देन रियो +10,
रियो प्लस 10, तो 1992 में अगर आप प्लस 10 ईयर इंक्लूड करेंगे तो ये 2002 आएगा। तो रियो प्लस 10 और जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, दिस वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, राइट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, राइट, एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो एक सेंचुरी में जो है मिलेनियम, राइट, तो उसमें एमडीजी जो गोल्स हैं वो इंप्लीमेंट किए गए थे कि हमको जो है इस अपकमिंग 100 ईयर्स में हमको इतने टारगेट्स को जो है अचीव करना पड़ेगा। तो द गोल ऑफ इंप्लीमेंटिंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर जो है उनको फोकस इसमें किया गया था। देन क्या हो जाएगा रियो 20, तो 1992 प्लस का 20, तो ये क्या हो जाएगा 2012। तो रियो 20 दैट इज रियो डी जेनेरो में ब्राजील में ऑर्गेनाइज हुआ था 2012 में, और इसमें जो एमडीजी गोल थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनकी जगह पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या किया गया था, लाया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज have been declared in the place of MDGs for the next 15 years। तो अगले 15 years में कौन कौन से गोल्स सेट किए गए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, उनको ही SDGs कहा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इन प्लेस ऑफ MDGs फॉर द नेक्स्ट 15 years। और टोटल SDG गोल्स कितने हैं, तो देयर आर 17 गोल्स जिनको 2030 तक जो है अचीव किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अदर कन्वेंशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, राइट। सो अदर कन्वेंशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, राइट, जिसमें पहला क्या हो जाएगा जिनेवा प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो कि कहां पर हेल्ड हुआ था, राइट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा प्रोटोकॉल वाज हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, राइट, और ये प्रोटोकॉल जो है 1925 में हुआ था और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था 1928 से, राइट। सो जो जेनेवा प्रोटोकॉल है दिस वाज इंप्लीमेंटेड इन 1928 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, दिस इज नोन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। क्योंकि देखिए अगर वॉर में अगर बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली इससे ह्यूमंस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, बट ऑल्सो जो इन्वायरमेंट है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोहिबिशन जो केमिकल वेपन्स हैं उनके प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल वाज इंप्लीमेंटेड इन 1928 व्हिच इज नोन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। देन रामसर कन्वेंशन 1971 में, तो रामसर कन्वेंशन को वी हैव स्टडीड, और रामसर कन्वेंशन जो था वो 1971 में क्या हुआ था, लाया गया था, राइट। और इसकी जो ट्रीटी थी वो कब इंप्लीमेंट हुई थी 1975 में। ध्यान रखना रामसर कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 1971 बट रामसर ट्रीटी, राइट, रामसर ट्रीटी वाज entered into force in 1975 and this is the only convention on specific ecosystem, जिसको हम क्या कहते हैं वेटलैंड। इसके तहत जो है इंटर गवर्नमेंटल और मल्टीपर्पज, ये जो है इंटर गवर्नमेंटल और मल्टीपर्पज कन्वेंशन है जिससे जो वेटलैंड्स हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंडिया ज्वाइंड दिस रामसर ट्रीटी इन 1982। नेक्स्ट इज वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब हेल्ड हुआ था, 1985 में हेल्ड हुआ था, राइट। सो वियना कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 1985 इन वियना and this is multilateral environmental agreement for regulation of substances responsible for ozone layer। तो कुल मिलाकर वियना कन्वेंशन में जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जितने भी सब्सटेंसेज हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए मल्टी एनवायरमेंटल क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, राइट। और ये कन्वेंशन कब हुआ था, 1985 में, और ये शायद मे बी 1988 में क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। और एज अ रिजल्ट वियना कन्वेंशन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था, राइट। सो वी कैन से दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द रिजल्ट ऑफ वियना कन्वेंशन
और ये प्रोटोकॉल था ये 1987 में ये जो प्रोटोकॉल था ये हुआ था। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल established in 1987 नॉन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और इसी प्रोटोकॉल के तहत ही 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, वेसल कन्वेंशन, राइट। वेसल कन्वेंशन कब स्टैब्लिश हुआ था, ये वेसल कन्वेंशन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, राइट। एंड वेसल कन्वेंशन जो है वो हजार्डस वेस्ट के ट्रांसफर से क्या है, रिलेटेड है। सो वेसल कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ hazardous waste from developed countries to the developing countries or least developing countries। hazardous waste का मतलब क्या हुआ, जैसे हम मान लेते हैं कि यूएसए है या ब्रिटेन है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, अब इनके यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, बट न्यूक्लियर जो वेस्ट है अगर उसको रवांडा, युगांडा, ये कोई डेवलपिंग कंट्रीज में डिस्पोज किया जाए तो ऑब्वियसली जो रेडिएशन है वो यूएसए और ब्रिटेन में तो नहीं फैलेगा, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके यहाँ पर रेडिएशन या उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। वहां के पीपल जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या होंगे, फाइट करेंगे। तो इस वजह से जो पावरफुल कंट्रीज है वो किसी भी तरीके से जो हजार्डस वेस्ट है उसको डेवलपिंग कंट्रीज में डंप ना कर सके, इसके लिए वेसल कन्वेंशन है। तो वेसल कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। It has been in effect since 1992, but irony is that कि इसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, but does not prohibit the transfer of radioactive material, which means मैंने जो एग्जांपल बताया है उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को ट्रांसफर नहीं किए, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, बट जो मेडिकल वेस्ट है, राइट, जो मेडिकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट को या कोई भी हजार्डस वेस्ट है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में जो है मेडिकल वेस्ट या हजार्डस वेस्ट को डंप नहीं कर सकता है। इंडिया आल्सो ज्वाइंड इन 1992 देन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये 2001 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। एंड दिस इज ग्लोबल ट्रीटी दैट कवर्स द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम केमिकल्स, राइट। ये ट्रीटी जो है 2004 में इंप्लीमेंट हुई थी एंड इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया सिंस 2006, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइट्स हो जाएगा, और साइट से भी जो है 5 मार्कर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स, राइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, राइट। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट, ये हो गया साइट्स, राइट। तो साइट्स का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये जो कन्वेंशन था इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर, 1973 में इन द वॉशिंगटन, राइट, इसीलिए इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, राइट। सो द first conference was held in Washington DC, therefore this is also known as Washington Conference। तो इसकी पहली ट्रीटी हुई थी 1973 में। फिर ये कहां पर हुई थी, तो जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था, और ये जो कन्वेंशन है साइट्स ये कब से लागू हुआ है, 1975 से, क्लियर। तो साइट्स की फर्स्ट ट्रीटी हुई थी वाशिंगटन डीसी में 1973 में, और एप्लीकेबल है 1975 से, राइट। इसीलिए इसको वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और दिस स्टॉप्स द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसको ये क्या करता है, रोकता है। कोई भी एनिमल है, वर्ड्स है, उसके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है उसके इलीगल जो ट्रेड होता है उसको रोका जाता है, किससे, साइट से। तो साइट्स नोन फॉर स्टॉपिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इंडिया ने साइट्स को कब ज्वाइन किया था, 1976 में। साइट्स में कितने मेंबर है, 183 मेंबर है, एंड टोगा इज द 183rd मेंबर, राइट। और इसमें भी 3 शेड्यूल है। अगर हम देखते हैं तो जो शेड्यूल है उसमें अलग अलग क्या है,
डिफरेंट जो एनिमल्स हैं और उनकी ट्रेडिंग को ये रोकता है। तो कंप्लीट बैन ऑन 63 एनिमल्स एंड 301 प्लांट्स, इनकी अगर क्या होती है इलीगल ट्रेड में अगर कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। देन कुछ 4827 एनिमल्स एंड 29,000 पर रेस्ट्रिक्शंस है और 135 इन 12 प्लांट्स पे भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ट्रीटी। और जो बॉन कॉन्फ्रेंस है ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होती है? माइग्रेटरी स्पीसीज क्लाइमेट चेंज की वजह से एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्रीज में क्या करती है, माइग्रेट करती हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ये माइग्रेट स्पीसीज जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट। इस पर ही जो कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी है, बॉन कॉन्फ्रेंस। तो बॉन कॉन्फ्रेंस Convention on the Bonn Conference is known for Convention on the Conservation of Migratory Species। ये कहां पर हेल्ड हुई थी, बॉन जर्मनी में होल्ड हुई थी। ये ट्रीटी हुई थी 1979 में एंड दिस इज एप्लीकेबल सिंस 1983। इसको बॉन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है और दिस इज नोन फॉर कंजर्विंग माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट ग्लोबली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। अब जो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये डेजर्ट एरिया है और लेट से अगर ये हॉट डेजर्ट होगा तो यहाँ से सैंड पार्टिकल्स जो है एयर के द्वारा इनका इरोजन होगा और ये इस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट होते रहेंगे जिससे जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसीलिए डेजर्टिफिकेशन से फाइट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट जो डेजर्टिफिकेशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1996 एज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और इस लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट के माध्यम से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, आइसलैंड, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थर्न मेडिटेरियन जो रीजन्स हैं वहां पर जो डेजर्टिफिकेशंस हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, राइट। इसमें 190 जो कंट्रीज हैं वो इंक्लूड हो चुकी हैं इंक्लूडिंग इंडिया और साथ ही साथ क्या है, यूरोपियन यूनियन, राइट। तो ये जो सिग्नेटरी कंट्रीज है वो 194 हैं जिसमें से इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है और बाकी अदर कंट्रीज भी हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज द सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब यहां से भी या तो 3 मार्कर पूछा जा सकता है क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट इज राइट GCF। तो ये क्या है, कंसेप्ट्स हैं जो कि अभी तक हमने जितने भी कन्वेंशन पढ़े उससे रिलेटेड है। तो GFC सो ग्रीन क्लाइमेट क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक फंड है जो कि किससे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो है बनाया गया। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, राइट। सो ग्रीन क्लाइमेट फंड इज अ फाइनेंशियल सिस्टम अंडर आर्टिकल 11 ऑफ COP16 या हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस, राइट। तो मैंने बताया था कि कॉन्फ्रेंस में ही ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टेब्लिश किया गया था जो कि 2010 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, राइट। ये किसके लिए बनाया गया है, सो दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड provides financial support to projects, programs, policies and other activities in developing countries जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। देन क्या हो जाएगा, GEF ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, राइट। सो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 by the World Bank during Rio Earth Summit in 1992 for financial assistance for environmental sustainable development। तो environmental sustainable development के लिए 1992 की जो अर्थ समिट हुई थी उसके वजह से इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियली ये द इनिशियल कोलैबोरेटर्स वर UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक। बट 1994 में
जो है इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड मेड एन इंडिपेंडेंट परमानेंट इंस्टीट्यूट। तो इसको वर्ल्ड बैंक से सेपरेट किया गया है और ये इंडिपेंडेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है किसको प्रोवाइड करता है, सीबीडी के लिए, यूएनएफसीसीसी के लिए, यूएनसीसीडी के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पीओपी को लेकर हुआ था, और मिनीमाता कन्वेंशन के लिए फाइनेंशियल एड जो है अवेलेबल कराता है। देन क्या हो जाएगा, रेड प्लस हो जाएगा। और इसको मैंने बताया था कि रेड प्लस इज अ मैकेनिज्म, राइट, रेड प्लस इज अ मैकेनिज्म डिफाइंड अंडर यूएनएफसीसीसी टू रिवार्ड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर एमिशंस रिडक्शंस, राइट। तो ऐसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जो कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रही हैं, राइट, आइदर बाय डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, राइट। तो जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है या डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन होता है, राइट, तो यदि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए तो उसके लिए रिवार्ड देने के लिए जो है रेड प्लस का जो है कंसेप्ट लाया गया था। देन क्या हो जाएगा, एडॉप्टेशन हो जाएगा। एडॉप्टेशन रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज दैट कैन बिल्ड कैपेसिटी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सकें उसके लिए ही जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसको ही क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, मिटिगेशन हो जाएगा। मिटिगेशन इंक्लूड दोज एक्शंस दैट रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। और यदि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली उससे क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। देन क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर हम फॉसिल फ्यूल को फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन इंक्रीज होगा और उससे क्लाइमेट चेंज भी होगा, राइट। इसीलिए इंडिया ने ये कंसेप्ट को इनिशिएट किया है। इंडिया इनिशिएटेड दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन COP21 इन 2021 और अलॉन्ग विद 121 कंट्रीज जो है इंटर सोलर अलायंस जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ है इंडिया में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मिशन इनोवेशन हो जाएगा। तो जो 20 बिग इकोनॉमीज है, 20 बिग इकोनॉमीज टुगेदर लॉन्च्ड मिशन इनोवस एट पेरिस कॉन्फ्रेंस फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी, राइट। और फॉर दिस ब्रोक थ्रू एनर्जी अलायंस वाज फॉर्म्ड सो दैट प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए या क्लीन एनर्जी को फोकस करने के लिए जो है इंकरेज किया जा सके। अंडर दिस इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैज टू बी डबल्ड और उनको ही फोकस किया जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.